जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर बाग पे। यदि आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक कर लें। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th है उसके सभी पार्ट। तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, बोर्ड की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। जो हमें समस्या दी गई है यानी जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उससे हमें हमें इक्वेशन बनानी है, यानी एक समीकरण बनानी है और उनके हल किसी भी, इसको बीच में हटाऊं मैं एक बारी, किसी बीजगणितीय विधि से याद कीजिए। यानी जो हमारे आंसर है वो हमें याद करें किसी भी बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय जो विधि है वो मैंने आपको बताई थी 3 प्रकार की, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और जो थर्ड हमारी थी जो कल की हमने, वज्र गुणन विधि। तो किसी विधि से भी इसको हम यह हल कर सकते हैं यदि उनका अस्तित्व हो, यानी यदि स्टेटमेंट हमारी सही बन रही है प्रॉपरली, तभी हम उसको इक्वेशन जो हमारी बनेगी उससे हमें उनका मान याद करना है। तो पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। एक छात्रावास है, कोई हॉस्टल है के मासिक व्यय का, मासिक यानी महीने, व्यय यानी खर्चा का एक भाग नियत है। नियत यानी कि एक भाग फिक्स है। छात्रावास यानी आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ पे जो खर्चा है वो जो नियत है, मतलब नियत यानी फिक्स है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है ना। जो मासिक व्यय है वो तो कि एक भाग नियत है, मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है, यानी एक महीने के अंदर आपको कितने रुपये तो फिक्स देना है। उसके बाद इसने कहा कि बाकी जो छात्र पे निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यानी बात की जाए तो रहने का तो उसका फिक्स है कि उतना पैसा उसको देना होगा, चाहे वो 2 दिन रहे या वो पूरे महीने रहे। और फिर यदि वो खाना खाता है, जितने दिन खाना खाएगा उस हिसाब से उसको अलग से देने हैं। जब एक विद्यार्थी ए को जो एक विद्यार्थी ए नाम का है उसको जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, तो 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, यानी हॉस्टल में उसको 1000 रुपये जमा करवाने हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, जो 26 दिन भोजन करेगा उसको कितने छात्रावास के लिए 1180 रुपये देने होंगे। और आगे कहा, नियत तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद कीजिए। तो जो हमें पूछा गया है उसी को हम मान के चलेंगे और आंसर को हम निकाल लेंगे। कैसे? माना नियत भाग नियत भाग या नियत खर्च माना हमने x रुपये। ओके, उसके बाद मान के ही चलेंगे हम। माना जो हमें दूसरी स्टेटमेंट में पूछा गया था, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमसे पूछा है, वही हम मानेंगे। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने मान लिया कि y रुपये हमें भोजन के लिए देने होंगे। दोनों चीज हमने मान ली है। अब जैसा स्टेटमेंट में कहा वैसा हम लिखेंगे। क्या कहा स्टेटमेंट में कि यदि वो 20 दिन भोजन करता है ना तो वो कितने रुपए देगा भाई? 1000 रुपये देगा। और यदि बी जो व्यक्ति है, ए वाला व्यक्ति है, ये तो देगा 20 दिन के लिए 1000। बी नाम का जो व्यक्ति है वो कितने देगा भाई? 26 दिन के लिए 1180 रुपये देगा। कितने रुपए देगा? 1180 रुपये देगा। ये हमारे लिए इस पूरे का पूरा ये इसका हल आप मान के चलो कि ये लाइन कहना चाहता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, छात्रावास के अंदर नियत है, यानी एक तो आपको रहने का तो फिक्स देना है, खाने का आपको अलग देना है, यानी उसको रहने का तो x रुपये उसको देना होगा, प्लस उसको देना होगा जितने दिन उसने भोजन किया। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है, तो 20 दिन का देखो, एक दिन का कितना है? y रुपये। यदि बात 20 दिन की जाए तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20y। 20 दिन का कितना हो जाएगा हमारा? 20y। अब x यानी नियत और जो प्रतिदिन है उन दोनों को जोड़ दे तो लड़का कितने रुपए जमा कराता है भाई? 1000 रुपये जमा कराता है। तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो ये बनती है। सेकंड इक्वेशन के लिए कहा कि नियत तो उसको देने हैं, यानी x रुपये तो वो देगा, प्लस देगा 26 दिन जिसने भोजन किया है उसके देगा। यानी एक दिन तो y और 26 दिन तो 26y।
बराबर कितना 1180 रुपये, यानी 1180 रुपये वो उसको देगा। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन हमारी बन चुकी है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू याद कर लेनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे याद करेंगे, निशान पलटेंगे, यानी ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल। अब 20y माइनस 26y यानी कि माइनस के 6y बराबर कितना आ जाएगा 1000 माइनस 1180, तो माइनस के 180 हमें मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या, माइनस से हमारी माइनस कैंसिल, बचेगा क्या 180, 6 उधर आके हमारा भाग चला जाएगा, तो 6 × 18 यानी 30। उसके बाद क्या है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमारा कितना आ गया, y की वैल्यू 30 रुपये। अब हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू कहाँ, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x प्लस 20, y की वैल्यू कितनी है 30 तो रख दिया, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1000, तो 20 × 60 यानी 600, तो x प्लस 600 बराबर 1000, x बराबर क्या हो जाएगा 600 उधर चला गया यानी 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 400 रुपये। ठीक है, हमसे अब पूछा था क्या कि नियत तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताना है, तो हमने x क्या मानी थी, यहाँ पे पढ़ेंगे हम, माना नियत खर्च कितना x रुपये, यानी जो नियत खर्च है हमारा कितना निकल के आया है 400 रुपये, और माना प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य हमने माना था कितना y, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 30 रुपये। तो इस प्रकार हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। अब ये हमने किस विधि से किया है, बात की जाए तो ये हमने विलोपन विधि से किया है। किस विधि से किया है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से इसको हमने सोल्व किया है। क्यों किया, क्योंकि उसने कहा था किसी बीजगणितीय विधि से इसको सोल्व आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापन से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों से आप कर सकते हो। जो आपको आसान लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये मेरे को यहाँ आसान लगा क्योंकि इसमें कोई भी गुणा भाग हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था, इसलिए हमने विलोपन विधि से इसको सोल्व कर लिया। अब जैसी ज़रूरत पड़ेगी जिस क्वेश्चन के अंदर, उसी विधि का हम प्रयोग करते चलेंगे। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा बहुत आसान है और इसमें क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ऐसा ही क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई भिन्न है हमारी, पहले हम भिन्न को ही मान लेते हैं। क्या माना, भिन्न x/y, ओके, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ और हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है ना, 1 घटाएंगे, हमारा अंश क्या है यहाँ पे, तो अंश मैं आपको बताऊँ, अंश हमारा ऊपर वाला और हर हमारा नीचे वाला, यानी अंश x है, हर हमारा y है। तो क्या, यदि अंश में से ये हमारी भिन्न है और इसने क्या कहा 1/3 हो जाएगी कब, जब इसके अंश से 1 घटा दें, यानी अंश में से 1 घटाया तो हमारी 1/3 हो जाती है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न ने कहा है। तो यहाँ से हम क्या, एक इक्वेशन बना लेते हैं, यानी एक समीकरण को बना लेते हैं। कैसे, आर पार इनकी गुणा कर देते हैं, यानी 3 इधर मल्टीप्लाई, y इधर मल्टीप्लाई, 3 यहाँ इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे 3x, यहाँ 1 के साथ होगा तो -3 बराबर y उधर चला जाएगा। ठीक है, y हमारा इधर आएगा, यानी 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट बन जाती है। सेकंड इक्वेशन के लिए आगे इसने क्या कहा, वह 1/4 हो जाती है। जब 1/4 होगी कब, जब हर में से क्या, हर में 8 जोड़ दिया जाए। हर में 8 जोड़ देंगे, यानी हमारी ये भिन्न है और हर में हमने 8 जोड़ दिया तो वो कितनी हो जाएगी 1/4। अब इसके आर पर गुणा कर दो तो 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8 हो जाएगा। 4x ये हमारा इधर आएगा तो -y माइनस 8 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया इसको, यानी समीकरण नंबर 2 हमारी बन जाती है। अब हम चाहें जिस विधि से इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई विधि का नाम दिया नहीं, बीजगणितीय विधि से आप किसी से हल करो, यानी विलोपन विधि हमारे लिए आसान रहेगी क्योंकि यहाँ भी सिंगल y है, यहाँ भी सिंगल y है। तो क्या 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, तो निशान पलट देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो 4x माइनस 3x कितना मिलेगा हमें x, y से y कैंसिल, 8 में से 8 और 3 हमारा
-8 प्लस 3 कितना बचेगा हमारा -5 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। तो x की वैल्यू हमें 5 मिली। अब हमें y की वैल्यू याद करनी है। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ऐसा लिखेंगे और मान रखेंगे क्या, 3x की जगह हमने 5 रखा, -y -3 बराबर 0। तो 5 तिया 15 -y -3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 15 में से 3 घटेगा तो 12 -y बराबर 0। -y बराबर 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12 मिल जाएगी। तो हमारा अंश क्या है, अंश क्या हमारा 5 है। हर कितना है y यानी कि 12। तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी 5/12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, विलोपन विधि से इसको सोल्व किया है। आप चाहो तो वज्र गुणन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि किसी से भी हल करोगे तो मान हमारा यही मिल रहा है। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, यश नाम का कोई लड़का है, वो एक टेस्ट देता है। क्या कहा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब वो टेस्ट देता है तो उसको 40 अंक मिलते हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले, यानी गलत उत्तर पर उसका 1 अंक की कटौती की जाए। क्या की जाए, कटौती यानी काट लिया जाए। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो बताइए टेस्ट में कितने % थे। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए कैसे, माना सही उत्तर मान लेते हैं हम x। अभी क्या, हम अशुद्ध उत्तर मान लेते हैं, अशुद्ध उत्तर या फिर आप बोल सकते हो कि गलत उत्तर। ठीक है, गलत उत्तर पे क्या y मान लिया। अब इसने क्या कहा था, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, क्या एक प्रश्न के लिए, एक उत्तर के लिए उसको क्या मिले, x मिले। तो 3 अंक किसके लिए मिलेंगे, 3 उत्तर के लिए। यानी जब वह 3 उत्तर देता है, यानी 3x जब देता है तो क्या 1 अंक उससे काट लिया जाएगा। यानी 1 अंक के लिए कितना y कटेगा। 3x में से यदि हम y घटाएंगे तो हमें कितने उसको टोटल कितने जाएंगे अंक, 40 अंक उसको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमारी एक समीकरण मिल जाती है, समीकरण नंबर 1। सेकंड में इसने क्या कहा, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते यानी कि 4x और काट कितने लिए जाएंगे उसके 2 अंक यानी -2y और मिलेंगे कितने उसको टोटल, क्या 50 अंक अर्जित करता है। तो 50 अंक वो अर्जित कर लेता है। तो इस कंडीशन में हमारी समीकरण नंबर 2 बन जाती है भाई। अब यहाँ से आप चाहो जिस भी विधि से आप चाहो तो उसको हल कर सकते हो। तो हम क्या प्रतिस्थापन विधि का यहाँ प्रयोग कर लेंगे क्योंकि y की वैल्यू हमें आसानी से यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो -y बराबर क्या 40, ये 3x क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, माइनस उधर चली जाएगी यानी ये माइनस ये प्लस, निशान सभी के चेंज। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3x - 40। इसको हम समीकरण नंबर 3 भी बोल सकते हैं। इसको किस में सेकंड में पुट कर देंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो क्या 4x की जगह कितना आ जाएगा, या आप इसको चाहो तो यहाँ से कट भी कर सकते थे भाई। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 2x, यहाँ पे मिलेगा -y, यहाँ पे यहाँ पे ठीक है 50 है ही। अब ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, यहाँ से 2 गुणा है, इधर हमारा भाग हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा कितने पे 25 पे। तो 2x - y बराबर क्या मिलेगा 25 हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें और आसानी से मिलेगा उत्तर। तो 2x - y की वैल्यू क्या है 3x - 40 बराबर क्या हमारा 25। ओके, अब माइनस अंदर चली जाएगी यानी 2x - 3x + 40 बराबर 25। तो 2 में से एक 3x घटेगा यानी -x, 40 उधर चला जाएगा यानी 25 - 40। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी भाई हमें, यहाँ से हमें 15 यानी -15, यहाँ भी माइनस थी, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 15। अब y की बात की जाए हमसे कि y की वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे यानी x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो क्या y बराबर 3x की जगह कितना आ जाएगा 15। तो 15 थी ये 45 - 40 तो y बराबर क्या आ जाएगा घटने के बाद 50।
तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई 50। यदि बात की जाए सही उत्तर की, तो सही उत्तर कितने थे हमारे 15, अशुद्ध उत्तर कितने थे हमारे 5। अब इसने क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा है उसका आंसर देते हैं। टेस्ट में कितने पर्सन थे, टेस्ट में पर्सन कितने थे। देखो यहाँ पे बोलता है कि उसने सही उत्तर कितने दिए, तो हम बोलते 15 दिए। यदि बोलता है कि उसने गलत उत्तर कितने दिए, तो हम बोलते 5 दिए। अब देखो तो टोटल जो हमारे क्या टोटल पर्सन कितने रहे होंगे, तो कुल पर्सन कितने रहे होंगे भाई, कुल पर्सन हमारे होंगे शुद्ध प्लस अशुद्ध यानी x प्लस y रहे होंगे ना। हमने सही भी दिए गलत भी दिए, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारे कुल पर्सन निकल के आएंगे। और x की वैल्यू कितनी है 15, y की वैल्यू कितनी है 5, तो टोटल पर्सन हमारे कितने आ जाएंगे, कुल पर्सन यानी टोटल क्वेश्चन हमारे 20 यानी कि 20 आ जाएंगे भाई। ये रहेगा हमारा इसका आंसर। आई होप इस थर्ड पार्ट को आप समझ चुके होंगे, बहुत आसान था। अब देखते हैं, और इसको मैं बताऊं, इसको हमने किस विधि से याद किया है, प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व किया है भाई। और अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, कोई एक राजमार्ग है यानी कोई सड़क है, उस पे क्या है 2 स्थान है ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हमारी 100 किलोमीटर है। तो इनको एक एक करके सभी चीज़ों को हम मेंशन करते चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है भाई, ए और बी कोई 2 बिंदु हमारे ये और ये, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमारी कितनी भाई 100 किलोमीटर है। ओके, इनके बीच की दूरी हमारी 100 किलोमीटर है। आगे क्या कहा, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई कार है, तो कार हमारी इस शेप में होती है ना, ये कार है, यहाँ पे भी कोई एक कार है, ये क्या है, दोनों एक ही समय पर चलती हैं, यानी एक ही समय पर चलना आरंभ करेंगी। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, भिन्न भिन्न चालों से यानी चाल इनकी कुछ भी हो सकती है, बट क्या दिशा जो है वो हमारी एक रहेगी। यानी या तो ये दिशा इस साइड होगी तो ये दिशा भी हमारी इस साइड रहेगी, ठीक है ना, यानी एक ही दिशा में रहेगी। या तो क्या इस डायरेक्शन में रहेगी तो दूसरी हमारी इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है ना, यानी या तो इस दिशा में जा रही होंगी ये कारें या फिर इस दिशा में जा रही होंगी कारें। हम किसी भी दिशा में मान सकते हैं। मान लिया हमने इस दिशा में दोनों कारों को मान लिया कि ये दोनों कारें इस दिशा में जा रही हैं। आगे इसने क्या कहा, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं भाई, ठीक है ना, क्या 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ऐसा क्वेश्चन ने पहले ही कहा था कि जो चाल है ना इनकी वो अलग अलग है, यानी ये ज़्यादा से चाल से चल रही होगी, ये कम चाल से चल रही होगी, और यहाँ कोई पॉइंट है वहाँ पे ये क्या 5 घंटे पे मिल जाती हैं। यानी यहाँ से ये कार चली यहाँ तक, ओके, और यहाँ से इस बिंदु से ये कार चली यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गई हमारी कारें मिल जाती हैं। ऐसा इसने कहा, यानी कि इस जो कार होगी इसकी चाल ज़्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी, इसलिए ज़्यादा मिल जाएंगी। जैसे मान लिया ये 2 मार्कर हमारे ये चल रहे हैं ना, ठीक है, इसकी दिशा क्या है बिल्कुल कम है और ये तेज़ डायरेक्शन में चल रही है, और ये दोनों एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। ऐसे कितने 5 घंटे में, ऐसा ये क्वेश्चन कहना चाहता था। अब आगे क्या कहा, देखो ये लाइन है, ये आपकी बुक में शायद बहुत सारी बुकों के अंदर क्या है मिस है, आप इस लाइन को लिख लेना। आगे इसने क्या कहा था, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा का मतलब क्या है, विपरीत दिशा का मतलब होगा हमारा ये इस डायरेक्शन में जा रही है हमारी कार, तो दूसरी कार क्या होगी इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है ना, ये क्या इस डायरेक्शन में जा रही है कार, तो ये इस डायरेक्शन में होगी। देखो मान लिया ये इस कार का मुंह है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये इस कार का मुंह है, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही है। जब ये दोनों चल रही होंगी किसी भी चाल से, तो क्या है 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। यानी कोई पॉइंट है यहाँ पे, मान लिया ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे क्या, यहाँ से ये कार चली इतनी दूरी, यहाँ से ये कार चली इतनी दूरी, और इस पॉइंट पे कितना 1 घंटे में मिल जाती हैं। यानी यहाँ पे टाइम कितना है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में ये चालें ये दोनों की दोनों कारें हैं हमारी मिल जाती हैं। अब तक ये जो मैंने समझाया ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमारी स्टेटमेंट है। अब क्या, इससे हम समीकरण को बनाते हैं। कैसे हम समीकरण बनाएंगे आइए उसको देखते हैं। तो एक एक चीज़ें हम लिखते हैं अलग अलग। यहाँ पे हमें समय दिया गया है कितना
5 घंटे। उसके बाद क्या दूरी दी गई है हमें, दूरी कितनी है हमारी, दूरी यहाँ पे हमारी 100 किलोमीटर है। और हमें कुछ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, और हमें चाल, और वही लास्ट में पूछा दोनों कारों की चाल याद कीजिए, यानी कारों की चाल हमें याद करनी है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे हमें समय दिया गया है 1 घंटा यानी 1 आवर, और हमें क्या दिया गया है, दूरी सेम वही हमारी कितनी 100 किलोमीटर दी गई है, और तीसरी हमें चाल जो कि हमें याद करनी है। तो अब हम क्या चाल यहाँ से मान लेते हैं। अब मैं इसके लिए भी आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। हमारी कोई भी कारें चलेंगी वो 3 तरीके से चल सकती हैं। जैसे ये हमारी कोई कार है, ठीक है, और दूसरी कार हमारी ये, या फिर आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करना कि यहाँ से कोई कार इस डायरेक्शन में चली, दूसरी कार यहाँ से इस डायरेक्शन में चली, या तो वो इस डायरेक्शन में चल सकती हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन हमारी ये हमारी कार इस डायरेक्शन में चली और यहाँ से ये कार हमारी इस डायरेक्शन में चली, ठीक ना, इस पॉइंट से, यानी ये इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में। या फिर हमारी क्या हो सकती है कि यहाँ से ये कार इस डायरेक्शन में चली और यहाँ से ये कार इस डायरेक्शन में, यानी दोनों विपरीत दिशा में चली। या तो क्या दोनों एक ही दिशा में जा सकती हैं, या दोनों आमने सामने की दिशा में जा सकती हैं, या फिर दोनों बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जा सकती हैं। ऐसी हमारी 3 कंडीशनें होती है, और तीनों कंडीशनों के लिए हम चाल जो हम मान के चलते हैं वो हमारी क्या होती है, यहाँ से हमारी चाल होती है x - y किलोमीटर प्रति आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से हमारी चाल क्या होती है x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से भी हमारी चाल क्या होती है x + y किलोमीटर प्रति आवर। आई होप आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ चुके होंगे। और अब क्या क्वेश्चन को हम, इसको मैं साफ करता हूँ, अब हम स्टेटमेंट के ऊपर चल लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्या यहाँ से जो हमारी चाल हम मान के चलेंगे तो चाल हमारी क्या आ जाएगी भाई, चाल ये देखो एक ही दिशा में जा रही है तो चाल हमारी आएगी x - y, और यहाँ से हमारी जो चाल होगी, यानी ये इस डायरेक्शन में दोनों आमने सामने की दिशा में है, तो चाल हमारी क्या आ जाएगी x + y। ओके, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ और हम क्या समीकरण को बनाते हैं भाई। ये अब देखते हैं, और हमारा फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्या चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से हम चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, समय और दूरी को रख देंगे, हमारी चाल मिल जाएगी हमें। चाल क्या हमारी x - y, इसके लिए बात कर रहा हूँ, इस कंडीशन के लिए। एक कंडीशन हमारी ये है, दूसरी कंडीशन हमारी ये है। तो इस कंडीशन में हमारी चाल क्या है x - y बराबर दूरी हमारी क्या है 100 किलोमीटर, समय हमारा कितना है 5। ओके, तो यहाँ से हम 5 को इधर लेके आएंगे, या फिर यहाँ से काट सकते हैं, क्या 5 से कट जाएगा तो 20 पे, यानी x - y 20 इधर आएगा तो -20 बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाती है। सेकंड यहाँ से बना लेते हैं, इसी फॉर्मूले में रखेंगे, क्या चाल हमारी x + y हो जाएगी बराबर दूरी क्या है हमारी 100, समय बटा 1, समय हमारा कितना है 1, तो 1 आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या x + y 100 हमारा इधर आ जाएगा, -100 बराबर क्या 0। समीकरण नंबर हमारी क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। तो अब आप चाहो तो किसी भी विधि से इसको सोल्व कर सकते हो, आपको x और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो हम क्या इसको विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, हमारे लिए आसानी रहेगी, क्योंकि x - y -20 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हमें निशान पलटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ +y है, यहाँ -y है, दोनों कैंसिल। x और x हमारा क्या हो जाएगा 2x, 100 और 20 हमारा कितना हो जाएगा -120 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 120, हमारा उधर प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ पे क्या है हमारा गुणा है, इधर हमारा भाग हो जाएगा, यानी कि 2 से कटेगा कितने पे 60 पे, तो x की वैल्यू हमें 60 मिल जाएगी। सेकंड हमारी y की वैल्यू याद करने के लिए इसी के अंदर दोबारा रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे हम x की वैल्यू 60 माइनस हमारा y है -20 है बराबर 0 है। 60 में से 20 घटेगा, हमारा कितना बचेगा 40 - y बराबर 0।
माइनस वाई बराबर 40 उधर जाएगा तो -40, वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी 60, दोनों वैल्यू हमें मिल जाती हैं। ओके, तो इसने क्या पूछा था, दोनों कारों की चाल याद कीजिए। हमने सॉरी ये माना लिखना मैं भूल गया था, तो अब मैं आपको बता देता हूँ क्या। माना ए कार की चाल, ठीक, इसको आप ऐड कर लेना स्टार्टिंग में, क्या मान के चले थे, मान लिया हमने एक्स माना, और दूसरा क्या, बी कार की चाल वाई, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, अलग अलग हमें बतानी दोनों कारों की चाल, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी हमारी, ए के लिए आ जाएगी एक्स की वैल्यू हमारी 60 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी के लिए क्या आ जाएगी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, हमारा 5th पार्ट। तो आइए अब देखते हैं इसका 5th पार्ट और लास्ट पार्ट क्या कहता है। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत आपको पता है क्या होती है, हम एक एक चीज़ें बना के चलेंगे साथ के साथ ताकि अच्छे से हम क्लियर कर पाएँ हर एक चीज़ को। ये हमारी क्या है, आयत है। ओके, अब इसने आगे क्या, आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई क्या कम हो जाता है, कम होगा, 9 इकाई का कम होगा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। क्या, लंबाई उसकी 5 इकाई कम कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। और सॉरी 5 इकाई लंबाई कम करनी है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाएंगे और लंबाई को 5 इकाई कम करेंगे तो जो क्षेत्रफल है वो हमारा 9 वर्ग इकाई हो जाता है। और सेकंड इसने कहा यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को भी 3 बढ़ाना है, चौड़ाई को 2 बढ़ाना है, तो क्या क्षेत्रफल 67 यानी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ओके, तो आयत की विमाएँ याद कीजिए। तो इसको हम एक एक पॉइंट से समझते हैं। ये क्या है हमारी, इसकी लंबाई है, लंबाई को हमने x मान लिया, ये इसकी चौड़ाई है, इसको हमने y इकाई मान लिया। तो यहाँ पे हम साथ के साथ लिख भी सकते हैं क्या, माना आयत की लंबाई x, सेकंड क्या, आयत की ही चौड़ाई, ठीक है ना, आयत की चौड़ाई कितनी y। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या, लंबाई गुणा क्या होता है भाई, चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि हम बात की जाए तो हमारी ये क्या है, एक आयत है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x गुणा हमारा y, तो बराबर क्या मिलेगा xy। अब जो कहा उस हिसाब से हम एक एक करके चलते हैं। इसने क्या कहा कि जो इसकी हमारी लंबाई है ना वो कम करनी है, लंबाई इसकी कम कर दी और चौड़ाई को क्या करना है, बढ़ाना है, चौड़ाई को हमने बढ़ा दिया, ये हमारी आयत बनी। अब इसने क्या कहा, 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई, ये हमारी लंबाई थी ना, यानी x में से हमें 5 घटाना है, घटा दिया। और क्या कहा, चौड़ाई में 3 बढ़ाना है, ये हमारी y थी ना, इसमें 3 बढ़ाना है, तो y + 3 हो जाएगी, तो y + 3 और x - 5, तो इसका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा। यदि इस क्षेत्रफल की बात की जाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x - 5 मल्टीप्लाई y + 3, तो ये हमारा क्षेत्रफल इसका निकल के आ जाएगा। अब थर्ड कंडीशन में इसने क्या कहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाएं, यानी लंबाई है इसको क्या 3 बढ़ाना है और चौड़ाई को क्या 2 बढ़ाना है भाई, आयत बन गई मान लिया हमारी ये। तो y को तो कितना बढ़ाना है 2 और x को कितना बढ़ाना भाई 3, यानी लंबाई को 3 और y को यानी चौड़ाई को कितना 2 बढ़ाया, तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है ना, बढ़ेगा। तो यदि बात इस क्षेत्रफल की करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x + 3 गुणा हमारा क्या रहेगा y + 2। अब इसका क्षेत्रफल यहाँ से हम देखें तो इसके यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी x × y, फिर y की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो +3y,
2 किसके साथ करेंगे तो 2x, और 2 की 3 के साथ करेंगे तो प्लस का 6। ऐसे यदि इसकी बात करें तो क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ xy माइनस के 5y प्लस के 3x और माइनस के 15। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन ने कहा ना वैसा हम करके चलते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन मान लिया स्टार्ट होता है, ये मान के चलो आप। तो प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न ने कहा वैसा ही हम करते चलेंगे। प्रश्न ने क्या कहा है कि जो हमारा आयतक्षेत्र 9 वर्ग इकाई बढ़ेगा। अब 9 वर्ग इकाई किस पे बढ़ेगा, जो हमारा पुराना क्षेत्रफल होगा उस पे बढ़ेगा ना। और पुराना क्षेत्रफल क्या हमारा ये है, नया क्षेत्रफल हमारा ये है। जैसा इसने कहा वैसा हम लिखते हैं। क्या कहा था इसने कि जो नया क्षेत्रफल है और जो हमारा पुराना, नया क्षेत्रफल बराबर क्या है, पुराना क्षेत्रफल प्लस क्या कहा, 9 वर्ग इकाई कम होना। 9 वर्ग इकाई कम होना यानी माइनस का 9। अब जो नया क्षेत्रफल है हमारा, नया क्षेत्रफल क्या है हमारा, यहाँ पे है xy माइनस के 5y प्लस के 3x माइनस के 15। और पुराना क्षेत्रफल हमारा क्या था, xy रख दिया, ये हमारा पुराना क्षेत्रफल है, ये हमारा क्या है नया क्षेत्रफल। अब क्या नया क्षेत्रफल बराबर क्या हमारा पुराना क्षेत्रफल माइनस 9, क्योंकि इसने कहा था ना कि 9 इकाई कम हो जाता, 9 वर्ग इकाई कम होगा यानी माइनस के 9। तो यहाँ से हमारी एक समीकरण बन जाएगी। इस एक्स वाई को इधर लेके आएंगे, 9 को इधर लेके आएंगे, यानी एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9 बराबर 0। ये देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल। अब क्या बचा, 3x को आगे लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y और 15 में से 9 घटेगा तो हमारा कितना बचा भाई, माइनस का 6 बराबर 0। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट बन जाती है। सेकंड इक्वेशन के लिए बात करें तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। दूसरी के लिए क्या कहा कि जो नया क्षेत्रफल है बराबर क्या होगा, जो पुराना क्षेत्रफल है ना उसमें क्या 67 बढ़ जाएगा। यदि पुराने क्षेत्रफल में 67 यानी 67 को जोड़ दिया जाए तो हमारा नया क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। तो नया क्षेत्रफल हमारा क्या है, इसके लिए बात करा, ठीक है ना। ये देखो 67 वर्ग इकाई हमारा हो जाता है इस कंडीशन में, यानी एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 बराबर पुराना क्षेत्रफल। ये हमारा पुराना क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई प्लस 67। अब देखो आप ये मत बोल देना कि सर ये एक्स वाई कैसे आया। एक्स वाई हमारा क्या था, फॉर्मूला था ना क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई हमारी y है, यहाँ से हमारा एक्स वाई निकल के आया था। अब यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी, इधर ले आना इसको आप, क्या एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 माइनस का एक्स वाई माइनस 67 बराबर 0। एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस कैंसिल, 2x को आगे लिखा प्लस 3y, 6 घटेगा 67 में से तो माइनस का 61 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हमें मिल जाती है। बिल्कुल ही आसान तरीके से समीकरण नंबर 2 हमें मिल जाती है। अब क्या करते हैं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। आप चाहो जिस विधि से चाहो उससे हल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालोगे या y की वैल्यू निकालोगे, हमारे लिए मुश्किल रहेगा, यानी प्रतिस्थापन विधि हमारे लिए हार्ड रहती है। विलोपन विधि की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 2 से, यहाँ से 3 से गुणा करनी पड़ेगी। गुणा हमारी 61 से करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, यानी कि हमारा क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। तो हमारे लिए जो आसान रहेगा वो रहेगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि हमारे लिए बहुत आसान रहने वाली। यहाँ पे इस क्वेश्चन की मैं बात करके चलता हूँ कैसे। तो वज्र गुणन विधि के लिए हमारा क्या कंडीशन थी भाई, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे, सभी के बटा में लिखेंगे, बटा किया, सभी को बराबर कर देंगे, बराबर किया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा माइनस, यहाँ पे हमारा प्लस रहेगा। ये कंडीशन थी। अब क्या है, x के नीचे हमें क्या लिखना है, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्या 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। पहली तो कंडीशन थी कि बराबर हमें 0 करना है, दूसरा हमें ये करना है, तीसरा क्या, जब x की बारी आए तो x को छुपाना है। बचेगा क्या हमारा 3y माइनस 61 5y माइनस 6। तो यहाँ से क्या 3 और 6 की गुणा कर देनी है, यानी 3 6 के 18, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या माइनस के 18 हमें मिल जाएगा।
क्या -18। उसके बाद हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, बचेगा देखो 5 और 61 की गुना करनी भाई, ठीक है। 5 और 61 की गुना कर देंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और माइनस यहाँ पे हमारी रहेगी ऑलरेडी। तो 5 की 61 की गुना करेंगे तो क्या 5 एकम 5 और 5 छिके 30 यानी 305 हमें मिलेगा। सेकंड जब y कंडीशन की बात आए तो क्या बचेगा हमारा 2x माइनस 61 3x माइनस 6, तो 2 की 6 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस के क्या 12, माइनस का निशान रहेगा। 61 की गुणा 3 के साथ करेंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 61 की 3 के साथ जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई 3 एकम 3 और 6 तिये 18, 183 मिला। फिर एक की बात की जाए यानी एचर पद के लिए एचर पद को छुपा लेंगे, 2 पांजे माइनस के 10, फिर माइनस का निशान रहेगा, 3 तिया 9 रहेगा भाई। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा बचता नहीं हमारा, क्या जोड़ घटा हमें बस करनी है। तो यहाँ पे x बटा कितना मिल जाएगा 18 और माइनस के 305 हमारा जुड़ जाएगा, तो कितना बनेगा भाई 308 और 5 13 यानी 323 x बटा माइनस 323 बराबर क्या माइनस y, इसको घटाएंगे हम तो क्या बचेगा भाई प्लस का 171 बराबर क्या 1 बटा माइनस के 19। अब कुछ नहीं रहा, अब हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, मान के चलो इसको क्या करना है इस पूरे के बराबर करना है, फिर क्या इसको इसी के फिर बराबर करना है। यहाँ से स्लाइड में हटा देता हूँ और अब देखते हैं क्या इसको इसके बराबर करेंगे, यानी x बटा माइनस 323 बराबर क्या है 1 अपॉन माइनस के 19, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ जाएगा 323 बटे 19। तो अब इसको आप काटना चाहो तो काट सकते हो, यहाँ से आप काटोगे कितने पे कटेगा 17 पे, यानी x की वैल्यू हमारी 17 मिल के आ गई। सेकंड हमारी कंडीशन क्या थी, सेकंड मैंने कहा माइनस वाई अपॉन 171 बराबर क्या कर देना है 1 बटा माइनस के 19, यानी इसको इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से माइनस से हमारी माइनस कैंसिल, y बराबर क्या 171 बटे 19 कटेगा कितने पे 9 पे, तो y की वैल्यू हमारी 9 निकल के आ जाती है, x की वैल्यू हमारी 17, दोनों वैल्यू हमें मिल जाती हैं। और इस प्रकार हमारे जो विमाएँ हैं आयत की, क्या पूछा था आयत की विमाएँ याद कीजिए, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है। तो आयत की लंबाई हमने क्या मानी थी x, और x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है 17, y की वैल्यू क्या है हमारी 9, यानी चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी 9। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार जो हमारी एक्सरसाइज है 3.5 वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3.6 को डिस्कस करेंगे, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।